हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के अध्याय 6 जिसका नाम है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। इसका प्रश्नोत्तर। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं इसका पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पासवर्ड के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञान गंगा हिंदी पर भी इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बहुविकल्पीय का भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से हमारा सही ऑप्शन है 1865 ईस्वी। दूसरा है, तिलका माझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1750। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है कि तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था? तो तमार विद्रोह 1789 ईस्वी में हुआ था। चौथा प्रश्न है, चेरो कहाँ की जनजाति है? यानी चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घ, पलामू जिले की रहने वाली है। नेक्स्ट है, किस जनजाति के शोषण विहीन, यहाँ विलीन हो गया है, विहीन है, शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था? तो किस जनजाति के लिए बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग, कोल जनजाति के लिए। नेक्स्ट है, भूमिज विद्रोह कब हुआ था? आइए देखते हैं ये कब हुआ था। तो ये विद्रोह 1832 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, सन 1855 के संथाल विद्रोह का नेता इनमें से कौन सा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिद्धू। आगे हम पढ़ते हैं। अगला है, बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पे कब हमला किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 दिसंबर 1899 ईस्वी को। अगला है, भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया है? तो धारा 342 के अंतर्गत कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला प्रश्न है, जनजातियों की सर्वाधिक आबादी डैश में है? तो यहाँ हम मध्य प्रदेश भर देंगे। दूसरा है, 18वीं शताब्दी में वन्य समाज कई तो कबीलों में बटा था। वन्य समाज में शिक्षा देने के उद्देश्य से ईसाई मिशनरियों ने घुसपैठ की। जर्मन वन विशेषज्ञ डाइट्रिच बेंडिस ने सन 1864 ईस्वी में भारतीय वन सेवा की स्थापना की। तिलका माझी पहला संथाली था जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया। अगला है, हो जनजाति के लोग छोटानागपुर के सिंहभूम के निवासी है। नेक्स्ट है, भागलपुर के राजमहल के बीच का जो क्षेत्र है दामन को कहलाता है। सन 1885 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1874 को हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ। तो इस तरह से भरने वाला हम लिख ले गए। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, वन्य समाज की राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डालें। तो आइए इसका उत्तर कैसे लिखेंगे हम देखते हैं और साथ ही साथ समझने की भी कोशिश करते हैं। तो वन्य समाज 18वीं शताब्दी में कई कबीलों में बटा था और प्रत्येक कबीला एक मुखिया के तहत संगठित था। मुखिया का मुख्य कर्तव्य कबीले की सुरक्षा प्रदान करना था। मुखिया बने रहने के लिए उनका युद्ध कौशल और सुरक्षा देने के कार्य में सक्षम होना अनिवार्य था। यानी मुखिया के द्वारा ये हैंडल होता था, लेकिन मुखिया वही बन सकता था जो युद्ध कौशल था और सुरक्षा देने में सक्षम था। इनकी स्वयं की शासन प्रणाली थी। इस शासन प्रणाली में सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया था। विकेंद्रीकरण यानी एक ही व्यक्ति के पास ज़्यादातर शक्तियाँ थी, यानी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका एक ही के पास। परंपरागत शासन प्रणाली में सत्ता चलाने के लिए वैधानिक न्यायिक कार्यिक शक्तियाँ निहित थी। अंग्रेजी शासन के समय उनके द्वारा प्रलोभन दिए जाने के कारण अधिक संख्या में मुखिया अंग्रेजों के हिमायती होने लगे और अपने ही लोगों से राजस्व वसूली में उनका साथ देने लगे। इस तरह वन्य समाज की राजनीतिक स्थिति गड़बड़ हो गई। दूसरा है, वन्य समाज का सामाजिक जीवन कैसा था? आइए देखते हैं इसे कैसे लिखेंगे।
आदिवासी सीधे साधे सरल प्रकृति के थे। उनका जीवन जंगल पर ही निर्भर था। जंगलों से लकड़ी काटते थे और उनका प्रयोग ईंधन के रूप में करते थे। पशुओं का चारा भी जंगलों से घास से इकट्ठा करते थे। सामाजिक जीवन का मुख्य पहलू नृत्य, गान तथा शिकार में अभिरुचि रखना। शैल्य चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि को आदिवासी सरहुल पर्व मनाते हैं। उपनिवेशवाद की भावना से प्रेरित होकर अंग्रेजी सरकार ने छोटे शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। अतः उपनिवेशवाद का इसका सामाजिक जीवन में प्रवेश कर उनकी सामाजिक धारा में गतिरोध उत्पन्न कर दिया। तीसरा प्रश्न है 18वीं शताब्दी में वन्य समाज का आर्थिक जीवन कैसा था। लिखेंगे 18वीं शताब्दी में वन्य समाज में आर्थिक जीवन का आधार कृषि था। वे जगह बदल बदल कर घुमंतु, झूम या पुड़ू विधि से खेती करते थे। आदिवासियों में कृषि के अलावा छोटे छोटे उद्योग धंधों का प्रचलन था, जैसे हाथी दांत, बांस, मसाले, रेशे एवं रबर का व्यापार करते थे। ये लाह उद्योग भी होता था। सन 1864 ईस्वी में वन्य सेवा की स्थापना की गई और अंग्रेजी सरकार ने 1865 ईस्वी में भारतीय वन अधिनियम पारित कर आदिवासियों के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दिया। अंग्रेजों ने रेल की पटरी और डिब्बे के सीट के लिए जंगलों की कटाई शुरू की। इससे आदिवासियों के आर्थिक जीवन पर कुठाराघात हुआ। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है 18वीं शताब्दी में ईसाई मिशनरियों ने वन्य समाज को कैसे प्रभावित किया। लिखेंगे वाणिज्यिक उपनिवेशवाद नीति का पालन करते हुए अंग्रेजों ने जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश करने का भरसक प्रयास किया, लेकिन वे जब हद तक सफल नहीं हो सके तब उन्होंने शिक्षा देने और लोगों को सभ्य बनाने के उद्देश्य से ईसाई मिशनरियों का घुसपैठ जनजातीय क्षेत्रों में कराया ताकि उन्हें एक माध्यम मिल जाए। कालांतर में ये पादरी धर्म एवं संस्कृति की आलोचना करने लगे। उनका धर्म परिवर्तन करना आरंभ कर दिए। बड़ी संख्या में आदिवासियों ने ईसाई धर्म को अपनाया और अपनी स्थिति में सुधार किया। शिक्षा पाने के कारण उनकी स्थिति में सुधार हुआ, पर वे अपने भाइयों से घृणा करने लगे। आदिवासी इसे अपने सामाजिक और धार्मिक जीवन में अंग्रेजों द्वारा किए गए अतिक्रमण समझकर इसका विरोध करना शुरू किया। अगला प्रश्न है भारतीय वन अधिनियम का क्या उद्देश्य था। सन 1865 में डायट्रिस बेंडिस नामक जर्मन वन विशेषज्ञ ने भारतीय वन अधिनियम पारित कर आदिवासियों पर पेड़ की कटाई पर रोक लगा दी एवं लकड़ी उत्पाद के लिए सुरक्षित किया। यही उनका मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न लिखेंगे चेरो विद्रोह से आप क्या समझते हैं। तो बिहार के प्लामू क्षेत्र के रहने वाले चेरो जनजाति ने अपने राजा के खिलाफ विद्रोह किया। उस समय उनके राजा का नाम चूड़ामन राय था। अंग्रेजों के शोषण करने के खिलाफ भूषण सिंह के नेतृत्व में चेर जनजाति के लोगों ने 1800 ईस्वी में खुला विद्रोह किया। राजा की मदद के लिए अंग्रेजी सेना बुलाई गई। कर्नल जोन्स के नेतृत्व में सेना आई। सेना ने विद्रोह को दबा दिया और 1802 में भूषण सिंह को फांसी दे दी गई। इस तरह से यह विद्रोह समाप्त हो गया। तमार विद्रोह क्या था। सन 89 में छोटानागपुर के उरांव जनजाति ने किया था। इस कारण जमींदारी शोषण था। यह विद्रोह करीब 1794 तक चला। यद्यपि कंपनी सरकार ने इसे जमींदार की सहायता से कुचल दिया, फिर भी विद्रोह की ज्वाला शांत नहीं हुई। उरांव ने आगे चलकर मुंडा और संथालों के साथ मिलकर विद्रोह किया। छोटानागपुर में शांति स्थापना के लिए पुलिस बल की स्थापना की गई, फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ। अगला प्रश्न है चुआर विद्रोह के विषय में लिखें। अंग्रेजों की लगान व्यवस्था के खिलाफ बंगाल प्रांत के मिदनापुर, बांकुड़ा मानभूम के चुआर जनजाति मिदनापुर स्थित करणगढ़ की रानी शिरोमणि के नेतृत्व में 1798 में विद्रोह किया। विद्रोह लंबे समय तक जारी रहा, लेकिन 6 अप्रैल 1799 को रानी शिरोमणि को गिरफ्तार कर कलकत्ता भेज दिया गया। लेकिन चुआरों का विद्रोह समाप्त नहीं हुआ। वे भूमि जाति के लोगों के साथ गंगा नारायण द्वारा किए गए विद्रोह में शामिल हो गए। अगला प्रश्न है उड़ीसा के जनजाति के लिए चक्र बिसोई ने क्या किए। उत्तर लिखेंगे चक्र बिसोई एक कंद आदिवासी था जो उड़ीसा राज्य का रहने वाला था। वह तत्कालीन मद्रास प्रांत और बंगाल उड़ीसा के बड़े भूभाग में फैला था। इस जाति में विपत्तियों और आपदाओं से मुक्ति पाने के लिए मरिया प्रथा अथवा मानव बलि प्रथा का
प्रचलन था। सन 1837 में ब्रिटिश सरकार ने इसे रोकने के लिए प्रयास किए। इसी रोक के विरोध में चक्रविसोई ने अंग्रेजों का विरोध किया, क्योंकि बलि को रोकना आदिवासियों के लिए सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप था। 10वां प्रश्न है, आदिवासियों के क्षेत्रवादी आंदोलन का क्या परिणाम हुआ? उत्तर लिखेंगे, भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद आदिवासियों का विभिन्न मुद्दाओं पर आंदोलन चलता रहा। वे हमेशा आरक्षण और अन्य सुविधाओं की मांग करते रहे, जो आज भी विद्यमान है। अब इनका यह आंदोलन क्षेत्रवादी आंदोलन हो गया है। आदिवासी बहुल राज्यों की स्थापना की मांग होने लगी है। इनकी मांगों पर ध्यान देते हुए भारत सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कर नवंबर 2000 में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया। इसी तरह 15 नवंबर को बिहार का पुनर्गठन कर एक नया झारखंड राज्य बनाया गया। यह क्षेत्रवादी आंदोलन का ही परिणाम था। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है लघु उत्तरीय और ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तरों को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर किसी तरह की क्यूरी है तो आप ज़रूर हमें कमेंट्स करें, हम आपके लिए या आपके कमेंट्स का ज़रूर जवाब देंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें, सीखते रहें, देखते रहें। धन्यवाद।